हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। मेरा आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस है। इसमें जो है हम जो भी कोई हमारा डिज़ायरेबल जो हमारा डीएनए होता है उसको जो हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो है वो हमारे जो डिज़ायर्ड करैक्टर हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो आ जाएँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? Biotechnology may be defined as the method by which a living organism or its parts are used to change or to incorporate a particular character to another living organism। तो इसमें क्या करते हैं हम कोई भी या तो हम कोई जैसे डीएनए का कोई पार्ट हो गया उसको हम जो है वो इंसर्ट करेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वहाँ पे जो है वो जो उसके जो डिज़ायर्ड करैक्टर होंगे जीन्स के वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो आ जाएँगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो है वो हम या तो डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर किसी सिंगल जीन को भी हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि जो है वो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ जाके वो अपना काम करे। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डीएनए सेगमेंट्स। दिस इज़ अ कॉमन अक्रेंस विद इन द सेम स्पीसीज़। तो इसको जो है वो हम सेम स्पीसीज़ में ही करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सेम स्पीसीज़ के दो सेल्स हैं, तो उनमें हम जो है वो डीएनए को जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बट वाई आर्टिफिशियल मीन्स व्हेन अ जीन ऑफ वन स्पीसीज इज ट्रांसफर टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम जो है वो एक जीन को जो है वो दूसरी स्पीसीज़ के व्हेन अ जीन ऑफ वन स्पीसीज ट्रांसफर टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेम स्पीसीज के होंगे लेकिन जो जीन है वो एक ऑर्गेनिज्म का हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इज कॉमन दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डीएन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय जॉइनिंग together two or more DNA fragment not normally associated with each other. DNA fragments are usually derived from different biological sources. Next, a series of procedures used to recombine DNA segment under certain condition. A recombinant DNA molecule can enter a cell and replicate. History of recombinant DNA technology. तो जो हमारी डेफिनेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हम करते क्या हैं कि हम कोई भी एक जीन लेंगे और उसको जो हम दूसरी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जो है वो एंड जो है इंसर्ट कर देंगे, और वो वहाँ पे जाके जो है वो ग्रो करेगा और अपने जो करेक्टर है वहाँ पे जाके शो करेगा। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हिस्ट्री मतलब कब ये स्टार्ट हुई थी, ये हिस्ट्री में इसका फर्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी which was developed by two scientists named बोयर एंड कोहेन in 1973। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये डेवलप की थी बोयर और कोहेन ने 1973 में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अर्ली रिसर्च ऑन prokaryotic genetics and development of molecular techniques has led to new discipline called molecular biology। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसमें हमारा मेनली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगी सेल से रिलेटेड जो है वो सारा जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। ये जो है वो मतलब जब भी कोई स्टूडेंट है वो मास्टर्स करता है फार्माकोलॉजी में तो उसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट होता है वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता क्या-क्या है। जैसे जीन्स के बारे में जो भी पढ़ते हैं, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ये सारे जो हैं वो इसमें आते हैं टॉपिक हैं। नेक्स्ट है टूल्स हैव बीन डेवलप्ड टू इनेबल साइंटिस्ट टू एग्जामिन वेरी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द जीनोम और जीन्स। तो मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है उसकी हेल्प से जो है वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जीन जो है वो हमें जो है वो डिज़ायर इफ़ेक्ट देगा या नहीं देगा, तो हम उसी का जो है ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज़्म है और उसमें हमें जो है वो डिज़ायर करैक्टर चाहिए तो हम
कोई डिज़ायर जीन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे पहले और उसी को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है एडवांसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द combination of restriction and modification enzymes and hybridization technique enable the applications of a wide varieties of procedures। तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो हमारे आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट है जीन आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, सिंथेसिस। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, polymerase chain reaction, mutagenesis, expression analysis and translational labels, transcription and translational labels, restriction fragment length polymorphism, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, जीन थेरेपी। ये सारे जो हैं टेक्निक्स हैं और ये सारी जो हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती हैं, मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी में भी ये आती हैं सारी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, quantitative preparation of biomolecules, recombinant vaccines, antenatal diagnosis of genetic disease, monoclonal antibodies, cell tissue culture to identify mutations in genes, xenotransplantation। तो ये सारे जो अब एप्लीकेशन हैं इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। नेक्स्ट कंटिन्यू है ये, टू डिटेक्ट एविएशन, एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स, forensics, biosensors, genetically modified crops, bioterrorism detection। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव प्रेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इफ मॉलिक्यूल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम हायर ऑर्गेनिज्म द अवेलेबिलिटी विल बी ग्रेटली लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट 1 unit of growth hormone, more than 1000 pituitaries from cadavers are required। By means of recombinant technology, large-scale bioavailability is not now assured. Risk of contamination is eliminated। तो फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव प्रेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो हमने पहले क्या करना है, जो बायोमोलिक्यूल है उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज एलिमिनेटेड, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को कोई भी मॉलिक्यूल है या डीएनए है, जब भी हम उसको सेपरेट कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें अभी कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर कोई जीन्स है जिसको हमने सेपरेट किया है और वो जो है वो इफेक्टेड है या इन्फेक्टेड है किसी डिसीज से, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और भी जैसे अलग अलग डिसीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ और है। तो अगर इन सब चीज़ों से अगर वो होता है, कंटेमिनेटेड होता है, तो वो जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा वहाँ पे जाके जो है वो रेप्लिकेट करेगा, तो वहाँ के जाके जो है वो डिसीज़ काउज़ करेगा। सो मतलब जो कंटेमिनेशन है उसको हमने एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रूफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। तो जो हम स्पेसिफिक प्रोब्स होती हैं वो हमने यूज़ करनी है एंटीनेटल डायग्नोसिस फॉर जेनेटिक डिसीज़। तो फॉर एग्जांपल, मैनी ऑफ द सिंगल जीन डिफेक्ट लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया ईटीसी could be identified by taking cell sample from fetus to identify viral particles or bacterial DNA is suspected blood and tissue samples। तो मतलब ऐसा है कि जब भी हमने कोई जीन है तो उसका डायग्नोसिस हमने ज़रूर करना है कि उसको कोई डिसीज़ तो नहीं है। अगर कोई जीन है तो वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई डिफेक्टेड नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, कोई म्यूटेशन तो नहीं है, तो वो सारा जो है हमें चेक करना पड़ता है जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कोई जीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू डेमोन्स्ट्रेट वायरस इंटीग्रेशन इन ट्रांसफॉर्म सेल्स टू डिटेक्ट एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स इन द कैंसर्स to pinpoint the location of a gene in the chromosome to identify mutations in genes। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जीन हमने निकालना है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे हम जीन को सेपरेट कर रहे हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जीन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसको हमने क्रोमोसोम में से सिलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट हो जाएगा तो पिन करेंगे उसको कि ये वाला जीन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उसको चेक करना है कि उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है।
नेक्स्ट है जीन थेरेपी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ recombinant DNA technologies. Normal genes could be introduced into the patient so that genetic disease can be cured. अब मान लो किसी को जो है वो जेनेटिक डिसीज़ हो गई है, तो कोई जीन्स है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, तो उसकी वजह से जो है उसको जेनेटिकली जो है वो डिसीज़ जो है वो होती है। तो हम क्या करेंगे, जो उसका डिसीज़ काउजिंग जो जीन है उसको जो है उसकी जो सेल्स होंगे उसमें से एलिमिनेट कर देंगे, और जो जीन जो है वो उस डिसीज़ को मतलब ख़त्म कर रहा है या उस डिसीज़ के चांसेस को कम कर रहा है, उस जीन्स को जो है वो उसके सेल्स के अंदर हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वो जीन वहाँ जाके क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा उसकी कंसंट्रेशन उसकी जैसे जैसे सेल में वो रेप्लिकेट करेगा तो उसका लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो जीन जो है वो वहाँ पे रेप्लिकेट करता जाएगा तो वो डिसीज़ होने के चांसेस जो है वो कम कर देगा। हाउ टू फाइंड वन जीन इन लार्ज जीनोम। A gene might be one one divided by 10 lakhs of the genome. Three basic approaches: cell-based molecular cloning, create and isolate a bacterial strain that replicate a copy of your gene; polymerase chain reaction, make many copies of specific region of the DNA। तो मान लो हमने जो है एक जीन को हमने सेपरेट कर लिया, तो उसका जो है यूज़ है वो हमने करवाना है, उसको हमने इंसर्ट करना है बॉडी में। तो उसको तो जो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जीन को अगर अब हम किसी भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, मान लो कोई पेशेंट है तो उसके बॉडी में तो बड़े ज़्यादा जीन्स होंगे, है ना, मतलब लाखों में जीन्स होंगे, वहाँ पे करोड़ों में होंगे। तो हम एक जीन इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको वहाँ पे रेप्लिकेट करने में तो टाइम लगेगा, तो वो डिसीज़ को कैसे क्योर करेगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट है सेल बेस्ड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो जीन्स है उसको हम करेंगे बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ आइसोलेट करेंगे, और ता जो बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो करेगा वो उस जीन को भी अपने साथ ग्रो करेगा, और वो जो है वो रेप्लिकेट करेगा कॉपी ऑफ द मैनी जीन्स। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मेक मैनी कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो डीएनए की कॉपीज बना लेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे सेल्स में। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, मेक डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, अलो डबल स्टैंडर्ड टू रिफॉर्म यूजिंग ए लेबल्ड वर्जन ऑफ योर जीन टू मेक इट ईजी टू डिटेक्ट। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है वो द डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड वेक्टर। मतलब एक डीएनए को हम दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इंसर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं, जो भी हमारा दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर। द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल वेयर इट रेप्लिकेट्स itself एंड जीन इज देन प्रोड्यूस्ड। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है आपको कि एक हमारे पास आ गया डोनर डीएनए, एक है हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए। तो डोनर डीएनए जो है उसमें से हम निकालेंगे डिजायर्ड डीएनए पीस, डीएनए का जो डिजायर्ड पीस है उसको निकाल लेंगे, और जो प्लाज्मिड डीएनए है उसमें से हम जो है वो कुछ जो डीएनए का जो पीस है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, वहाँ पे हम जो डिजायर्ड हमारा डीएनए पीस होगा उसको वहाँ पे अटैच कर देंगे, जो हमारा प्लाज्मिड है डीएनए वाला। जैसे इसको वहाँ पे अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये क्या करेगा, होस्ट सेल जो इसको हम फिर क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देंगे, और वहाँ पे जाके जो है वो ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो वहाँ पे रेप्लिकेट करना स्टार्ट हो कर देगा, और जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा वहाँ पे जो है वो जीन्स की कंसंट्रेशन जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारी, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो हमारी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इसमें हम जो है वो जो डीएनए है उससे जो है वो सेपरेट करेंगे डिजायर्ड डीएनए पीस को, और उसको अटैच करेंगे हम प्लाज्मिड के साथ और इंट्रोड्यूस कर देंगे इन दोनों को, जो हमारा लिविंग सेल्स होगा उसके अंदर, वहाँ पे जाके ये रेप्लिकेट करेगा, और ये इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस। अब नेक्स्ट है सेल बेस्ड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। द ओरिजिनल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक 1974 बाय कोहेन एंड बायर्स, several keys प्रेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब जो हमारा, जैसे हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया तो हमने
जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वहाँ से अगर हमने उस डीएनए को कट करना है तो उसके लिए हमें जो है वो कौन सा एंजाइम चाहिए, वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। काटने के लिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जब हम डिज़ायर्ड डीएनए पीस को जो है वो प्लाज्मिड के साथ अटैच करेंगे तो वहाँ पे हमें चाहिए डीएनए गायरेज। गायरेज जो है वो जोड़ने का काम करता है और एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करने का काम करता है। ये दोनों एंजाइम जो हैं वो हमारे मेनली जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो जैसे इन्होंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करता है, जो भी हमारा डीएनए है उसको कट करता है एक साइड से, और दूसरा जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको अटैच करने के लिए हमें जो है वो जो गायरेज एंजाइम होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड हेल्प करता है ग्रो करने में। जैसे जैसे बैक्टीरिया के साथ जो हमारा जो प्लाज्मिड के साथ हमारा डीएनए का पीस, डिज़ायर्ड पीस जो है वो अटैच होगा तो उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा प्लाज्मिड। जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा जीन्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए मैनिपुलेटेड इन विट्रो कैन बी पुट बैक इनटू द लिविंग सेल्स बाय सिंपल प्रोसेस। द ट्रांसफॉर्म डीएनए रेप्लिकेट्स एंड एक्सप्रेस इट्स जीन्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि जब भी डीएनए मैनिपुलेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और रेप्लिकेशन से साथ मतलब स्टार्ट होगी तो उससे जो है वो नए डीएनए बनना स्टार्ट होगा, और डीएनए के साथ क्रोमोसोम्स बनेंगे, और जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें जो है वो डिज़ायर्ड हमारे जो जो डिज़ायर्ड करैक्टर्स होंगे जीन्स के, वो जो है वो हमारे सेल्स में आ जाएंगे। और अगर कोई डिसीज़, मान लो अगर कोई एंजाइम है जो डिसीज़ काउज़ कर रहा है, अगर वो जो हमारा नया जीन्स है वो उसको क्या करेगा, अगर वो उसको सप्रेस कर देगा तो वो जो डिसीज़ होगी वो नहीं हो पाएगी। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है वो डीएनए को कट करता है। जो डीएनए की जो साइट्स होती हैं उनको कट करने में ये हेल्प करता है। जैसे ये आपको डायग्राम में दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जैसे हम अप्लाई करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, तो वो डीएनए को दो पार्ट्स में कट कर देता है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम कट करेंगे तो वहाँ पे हम जो है वो दूसरे जो डिज़ायर्ड जीन्स वाला डीएनए होगा उसको वहाँ पे अटैच कर देंगे, और फिर हमारे पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें जो है वो जो डीएनए लाइगेज होता है वो हेल्प करता है दोनों की कॉम्बिनेशन में। क्योंकि जब हमारे पास दो डीएनए होंगे, दोनों कट होंगे, तो उसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। अगर डीएनए लाइगेज उसमें हेल्प नहीं करेगा तो वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। और वेक्टर का काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जो वेक्टर होता है वो हेल्प करता है, वेक्टर होता है हमारा प्लाज्मिड, वो हमारे जो जैसे उसके साथ हम डिज़ायर्ड जीन को जो है वो अटैच करेंगे तो उसके बाद जो है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है वेक्टर जो होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और जो इसमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वो प्लाज़्मिड के साथ जो है वो डिज़ायर्ड जीन को हम अटैच करते हैं, और वहाँ पे जाके जो है वो एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज का जो क्या फ़ंक्शन है, वो सारा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थैंक यू।